से की हुई है। आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, फर्स्ट एड के लेक्चर्स हुए हैं बायोकेम के, या सिर्फ रफ़ी से कर रहे हैं आप लोग? दोनों से कर रहे हैं? दोनों हो गई हैं आज, ठीक है। अच्छा, बायोकेम का अब जो रिसेंट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, वो सिर्फ रफ़ी और डबल ए से नहीं आ रहे। उसका आपने कुछ कुछ पोर्शन जो है ना फर्स्ट एड से करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एड से MCQs आते हैं। आज का हमने करना है डबल ए के 4th एडिशन में जो डॉक्टर हमजा के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, वो ऑलमोस्ट 290 MCQs कवर हो जाते हैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में। ठीक है, तो आज इसके टोटल MCQs हैं 407। देख लेते हैं कितने हैं। 407 है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं 300 MCQ से, ठीक है। 301। ये आप अपने किसी कोलीग से पूछ लें, मुझे आई थिंक डॉक्टर हमजा ने शेयर कर दिया होगा, ठीक है। ग्रुप में चेक कर लें, वरना किसी और स्टूडेंट से पूछ लें आप, ठीक है। अभी नहीं मिला? अच्छा चलें, डॉक्टर हमजा को आप मैसेज कर दीजिएगा, वो आपसे शेयर कर देंगे, ठीक है। इसका जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसमें 290 यानी कि 300 MCQs। चलें कोई बात नहीं, कर देंगे, ठीक है, कर देंगे अभी आपको। अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं 301, ठीक है। और डबल ए के पल्स पॉइंट आप सबने बहुत अच्छे से करने, ये भी इम्पोर्टेंट है। PDF का पेज नंबर 288 और बुक का पेज नंबर 1150। चलिए MCQs 1 स्टार्ट करते हैं। A 16 years old boy presented to OPD with 104 fever for last 4 days and prescribed antimalarials for fever. After 12 hours, he presented with cola colored urine. What is the cause? अब इसमें देखें, सबसे पहले यंग 16 ईयर्स ओल्ड, इसका जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो G6PD होती है किसको होती है? बॉयज़ में होती है, यंग बॉयज़ में, ठीक है। और इसमें उसकी हिस्ट्री क्या है? एंटी मलेरियल्स की ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स हैं? एंटी मलेरियल्स हैं। ये मैंने आपको उस दिन भी सारा कुछ बताया था, ठीक है। तो एंटी मलेरियल्स की हिस्ट्री है, बॉयज़ के अंदर है, और हाई ग्रेड फीवर है, और कोला कलर्ड यूरिन आ रहा है। तो इसमें आपने क्या, आपका आंसर होगा G6PD, ठीक है। डॉक्टर मारिया पेज नंबर 288 है PDF का। अच्छा मुझे 2 मिनट दें, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। तब तक आप ये 301 वाला MCQs दोबारा रीड करें।
चलिए MCQs नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 302. Bile acids are conjugated with which one of the following amino acids to form the bile salts. ठीक है, तो बाइल एसिड्स किसके साथ अटैच होते हैं? ग्लाइसिन और टोरिन के साथ. ठीक है. इंक्रीज फ्री बाइल एसिड्स, बाइल एसिड फ्री फॉर्म में किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हाइपरलिपिडीमिया के अंदर जो बाइल एसिड्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. पेलाग्रा इज एसोसिएटेड विद, अच्छा नायासिन क्या है? B3. नायासिन B3. इसमें कौन कौन से 3Ds आते हैं? सॉरी 3D. डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्माटाइटिस. ये क्या है? नायासिन. मैम मैंने आपसे कुछ पूछना है. जी ये पूछें डॉक्टर आमना. जी मैम, इस तरह है कि मैंने न्यू बुक ली है अभी AA की, तो मगर जो आप MCQs बोल रहे हैं मगर उसमें तो वो नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही. प्लीज आप आपने थोड़ा गाइड कर सकते हैं? 4th एडिशन है ये, जी 4th एडिशन है. और पेज नंबर, बुक का पेज नंबर आपका बनता है 1150. बायोकेम, सॉरी 1150. 1150, मगर मेरी तो बायोकेम 1126 पे भी है. 1126 यहीं दिया हुआ है PDF के अंदर. मेरे पास PDF है, उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है PDF में इससे यहीं पे दिया हुआ है. मैम प्लीज नंबर रिपीट कीजिएगा. MCQs नंबर 304 पे हैं हम. ठीक है. राइट मैम. चलिए माइक ऑफ कर लें. ठीक है. जो आपके फर्स्ट 300 MCQs हैं वो डॉक्टर हमजा के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से हैं, तो हम उसके रिमेनिंग MCQs कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए मैं आपको 300 से ऑनवर्ड्स करवा रही हूँ. 305 मेपल सिरप यूरिन डिजीज इज ए नॉन एरर ऑफ, किसका मेटाबॉलिज्म का एरर होता है? ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स का एरर आ रहा होता है. ठीक है. ये आगे फिर मियोटिक डिवीजन में से MCQs आ जाता है कि G2 फेज किन दो फेज के दरमियान में होता है? तो ये S और M के दरमियान में होता है. ठीक है. ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द स्केलेटल मसल, ये आपके एंडो वाले चैप्टर में लिखा हुआ है. ठीक है. तो स्केलेटल मसल में जो ग्लूकोज होती है उसका ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? GLUT4 होता है. ठीक है. इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है? विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होता है. और विटामिन B12 की ट्रांसपोर्ट का अगर आपको MCQs आएगा तो आप क्या चूज करेंगे? विटामिन B12 की अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, वेरी गुड, ट्रांसकोबालामिन 2 भी आपने याद रखना है. ऑप्शन में आपके पास आएगा ट्रांसकोबालामिन 1, ट्रांसकोबालामिन 2, इंट्रिंसिक फैक्टर, तो आपको पता होना चाहिए. विटामिन B12 के एंड में क्या आ रहा है? 2. तो इसको ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए? 2, ट्रांसकोबालामिन 2. इन गॉचर डिजीज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? ग्लूकोज सेरिब्रोसाइडेज. अच्छा मुझे ये बताएं, ये गॉचर डिजीज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है? और इसकी बाकी एग्जांपल्स भी बताएं फिर किसके अंदर आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और ये एग्जाम में बार बार आएगा. इसकी बाकी एग्जांपल्स भी बताएं. सारी इसकी एग्जांपल्स. अच्छा जो गॉचर डिजीज है वो आपके पास ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज नहीं है, इट इज एन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज. ठीक है, पहली बात तो ये. ठीक है. और इसके अंदर बाकी सारी एग्जांपल्स कौन कौन सी आ जाएंगी? आपका पेज नंबर 86 है फर्स्ट एड का. ठीक है. टे सेल्स डिजीज आ जाएगी. टे सेल्स डिजीज का आपने इसके साथ साथ एंजाइम डेफिशिएंसी भी बतानी है. टे सेल्स के अंदर कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? हेक्सोज अमाइनेडेज ए. ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. और दूसरी कौन सी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में क्या आ जाती है? फेब्रे डिजीज. फेब्रे डिजीज में अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज
ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आती है जो मोस्ट कॉमन, अच्छा ये बताएं एमसीक्यूज आपके पास आएगा मोस्ट कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज का नेम बताएं। आपके पास ऑप्शन होंगे, आपने चूज करना है। यस, मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? गॉचर डिजीज होती है। और इसमें कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। किसकी डेफिशिएंसी होगी? ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। और इसकी एक और एग्जांपल आ जाती है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में, निमान पिग डिजीज। निमान पिग डिजीज का एमसीक्यूज आता है चेरी रेड स्पॉट ऑन द मैक्यूला। ठीक है। अच्छा, अब इसकी सारी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज के आपके नेम जल्दी से दोबारा रिवाइज करें, कौन कौन सी आ जाएंगी। 5 मोस्ट कॉमन है, मतलब 5 डिजीज आती हैं। टेसेस डिजीज, फैब्री डिजीज, एंजाइम भी आपने इसके याद रखने, ठीक है। निमान पिग डिजीज, क्रेबे डिजीज और गॉचर डिजीज, ठीक है। ये अपने बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है, ये वाला जो टेबल है सारा। अब मुझे बताएं कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की एग्जांपल्स बताएं। ठीक है, वॉन जर्की में कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? G6P, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। पोम्पी डिजीज नेक्स्ट आ जाती है। पोम्पी डिजीज के अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है? पोम्पी डिजीज में लाइसोसोमल एसिड अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। और कोरी डिजीज में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा? कोरी डिजीज डी ब्रांचिंग एंजाइम अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है एंडरसन डिजीज। एंडरसन डिजीज में क्या होगा? ब्रांचिंग एंजाइम्स का डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है मेकार्डल डिजीज। मेकार्डल डिजीज के अंदर कौन से एंजाइम की डेफिशिएंट होता है? इसमें मसल्स का मेनली डिफेक्ट आता है। किसका आता है? आपको जो बच्चा प्रेजेंट करेगा वो आपका एमसीक्यूज ए भी आता है कि एक बच्चा था, वो प्लेग्राउंड में खेल रहा था, उसके बाद उसे सारी मसल की वीकनेसेस आ जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला एमसीक्यूज भी आपके पास आएगा, तो उसमें आपने डायग्नोज करना है कि वो मेकार्डल डिजीज है, ठीक है। इसमें ग्लाइकोजन मायोफॉस्फोराइलेज एंजाइम का डिफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? मसल्स आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल मसल्स की क्रैम्प होंगे, ठीक है। विद स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज की हिस्ट्री होगी, बच्चा पहले खेल रहा था, उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट होगी है मसल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट, आपको मैं साथ साथ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेजेस बता रही हूँ जो आपने फर्स्ट एड से करने हैं। पेज नंबर 85, 86 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 310 मोर सेल डिवीजन एंजाइम इन्वॉल्व इट्स शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए को शॉर्ट कौन सा एंजाइम करा होता है? टीलोमेरेज। टीलोमेरेज क्या करा होता है? डीएनए की शॉर्टनिंग करवाता है ये सेल डिवीजन में। G1 फेज कब होता है? G1 फेज के अंदर डुप्लीकेशन हो जाती है सेंट्रोसोम की। ये आपने पढ़ा होगा जनरल पैथोलॉजी के अंदर, रफ़ी के अंदर दिया हुआ है सारा ये। G1 फेज फॉलोइंग अकर डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। G6PD करेक्टराइज्ड बाय, G6PD में किस तरह के सेल्स होते हैं? बाइट सेल्स होते हैं। और इसकी एक और एमसीक्यूज किया था हमने, ये एक्यूट इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस करवाती है या एक्स्ट्रावस्कुलर हिमोलिसिस करवाती है। हेंस बॉडीज भी आती है और फावा बीन्स भी आती हैं इसमें। इसकी हिमोलिसिस बताएं कौन सी होती है? एक्यूट, यस, एक्यूट इंट्रावस्कुलर हिमोलिसिस, ठीक है। What is the recommended daily protein requirement for an average adult expressed as a percentage of daily caloric intake? तो प्रोटीन की डेली कितनी परसेंटेज में रिक्वायर्ड है? 10 to 15%। और कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी है?
50-60% और फैट्स की कितनी 25-35%, ठीक है। और लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की आपने कितनी देनी है 4, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से आपको एनर्जी कितनी मिल रही है 4 किलो कैलोरीज, और फैट से आपको एनर्जी कितनी मिल रही है 9 किलो कैलोरीज, और अल्कोहल से कितनी मिलती है, सारे एमसीक्यूज हैं, 7 किलो कैलोरीज, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर है 313 बायोकेम। ये सारे आपके कितने एमसीक्यूज हो गए इसमें से, आई थिंक 7-8 एमसीक्यूज आपके इस एक्सप्लेनेशन से बन जाते हैं, ठीक है। कि आपकी डेली प्रोटीन वो पूछ लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी परसेंटेज में पूछ लेंगे, या एनर्जी कितनी हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फैट्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो एब्जॉर्ब्ड कैसे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड माइसिलीज, और ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं काइलोमाइक्रोन्स के थ्रू, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है एब्जॉर्ब्ड, तो आप ऑप्शन चार्ली चूज करेंगे। अगर पूछा जाता है ट्रांसपोर्टेड बाय, तो फैट्स की ट्रांसपोर्ट किस तरह होती है, तब आप क्या चूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन आएगा, फिर डेल्टा आ जाएगा ना। व्हाट इज द टर्म फॉर द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ ए वाटर एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसे क्या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द CSF। अच्छा 2 मिनट बस वेट करें, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। (317) MCQs है which gas law states that the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of the individual gases। तो ये आपका पास एनेस्थीसिया का क्वेश्चन है, ये किसकी डेफिनेशन है डाल्टन्स लॉ, ठीक है। लेकिन आपने सारे लॉज जो है ना इसकी बाकी आपने एक दफ़ा रीड कर लेने के बाकी लॉज के अंदर कब आपने कब चूज़ करने हैं, ठीक है। ये एनेस्थीसिया का क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। बाकी आपने सारे ऑप्शंस भी एक दफ़ा रीड कर लेने के उनकी डेफिनेशन क्या होती है, या कोई अभी सर्च करके ना आप अभी यहीं चैट बॉक्स के अंदर ही से टाइप कर दें कि जो बाकी बॉयल्स लॉ और फिक्स लॉ इन सब की डेफिनेशन क्या क्या आती है, ठीक है, ताकि अभी रिवाइज हो जाए सबका। द कैपिलरीज कैन विथस्टैंड हाई इंटरनल प्रेशर विदाउट ब्रस्टिंग इज एक्सप्लेन्ड यूजिंग, तो हाई इंटरनल प्रेशर किसका होता है, इसे कहते हैं लैप्लेज लॉ, ठीक है। टाइम कांस्टेंट किसके अंदर होता है, टाइम कांस्टेंट किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स रिलेटेड, ठीक है, वो क्या होती हैं इनएक्टिव होती हैं और वो लीवर में जाके दोबारा एक्टिवेट हो जाती हैं। ए वुमेन वांट्स टू डिक्रीज हर वेट, अच्छा इसे हम रीड कर लेते हैं एक दफ़ा बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय प्रेशर की बात करता है ये, ठीक है। P1 V1
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर, ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। और हेनरीज लॉ किस चीज़ को करता है? अच्छा, सब में टेम्परेचर कांस्टेंट है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ ए गैस गिवन that dissolve in a given type and volume of a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas in equilibrium with that liquid. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन द इक्विलिब्रियम। मतलब वो कह रहे हैं कि जो गैस है वो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर जितना डिसॉल्व होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट इक्विलिब्रियम। चलिए आप फर्दर से एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। इसकी बस आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि जब आप एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लेंगे तो आपको इसका एमसीक्यूज पिक चूज़ करना आना चाहिए कि इसका कौन सा ऑप्शन आएगा जब मैंने इसे आएगा एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट किस चीज़ को प्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग्स किसके साथ रिलेटेड होती हैं? इनएक्टिव होती हैं और रिएक्टिवेट हो जाती हैं लिवर में जाके। ए वुमेन वॉन्ट्स टू डिक्रीज हर वेट, व्हाट विल बी द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप फॉर हर मैनेजमेंट? तो सबसे पहले हम उसे कहेंगे सेल्फ मोनिटर करें अपने आप को, और फिर हम उसे पहले फर्स्ट लाइन पे क्या करते हैं, वॉक बताएंगे कि उसे आपने वीक में इतने आवर्स या इतने डेज में आपने वॉक करनी है, ठीक है, और कैलोरीज इनटेक का उसके बाद बताएंगे। सबसे पहले उसे सेल्फ मोनिटरिंग की एडवाइस करेंगे। पर बॉइलिंग ऑफ पैड्स प्रिजर्व विच वाइटामिन, ठीक है, तो ये कौन से वाइटामिन को प्रिजर्व करी होती है? बीटा B1 थायामीन। रेड ब्लड सेल्स सिंथेसाइज ATP फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में, साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंजाइम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर। इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय, तो इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल की प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? न्यूक्लियाई के जीन के अंदर, ठीक है। ये ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज़ ना ये फर्स्ट एड के अंदर दिए हुए हैं, आप ये देखें कि ये रफ़ी के एमसीक्यूज़ नहीं है, ठीक है, और एग्जाम में इस तरह के आ जाते हैं अक्सर। द प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड इन माइन्यूट अमाउंट फ्रॉम किडनी बिकॉज फिल्ट्रेशन इज अपोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन, तो वो मेम्ब्रेन अपोज क्यों कर रही होती है? क्योंकि वो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है किडनीज की उसमें नेगेटिवली चार्ज होता है प्रोटियोग्लाइकन का, ठीक है। ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंड एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज फॉर्मेशन किस विटामिन को यूज़ करती हैं? B6 को यूज़ करती हैं, ठीक है। B6 का नेम बताएं, कौन सा होता है B6 में? ठीक है, स्टीरोरिया इज कॉज्ड बाय इनएक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज, या फिर पैंक्रियाटेक्टमी होगी है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से पैंक्रियाज के अंदर उसकी डाइजेशन नहीं हो रही, हम पैंक्रियाज को रिमूव कर देते हैं जब कार्सिनोमा की कंडीशंस में। When phenylalanine enzyme is deficient, then what will accumulate in the body? तो क्या चीज़ accumulate हो जाएगी बॉडी के अंदर? टायरोसिन। क्वाशरकोर डिजीज में आप बताएं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, और इसके साथ अडीमा होता है या नहीं होता? क्वाशरकोर और मरीजमस में यही डिफरेंस है ना कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो होती है लेकिन क्वाशरकोर वाले बच्चे अडीमा की वजह से एडिमेटस होते हैं, और मेरिस्मस वाले बच्चे जो होते हैं उनमें सवेयर मसल वेस्टिंग होती है। G1 टू नेक्स्ट फेज किस चीज़ को रिक्वायर करती है? DNA। फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ग्लाइकोप्रोटीन अकर किसके अंदर होती है? ये कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोसेसिंग गोल्जी बॉडीज के अंदर या गोल्जी अपरेटस के अंदर, ठीक है। Triglycerides in lipoprotein are hydrolyzed by which enzyme? Lipoprotein lipase। विटामिन गिवन विद आइसोनियाजिड के साथ अब कौन सा विटामिन देते हैं? पायरोडॉक्सिन, जिसे हम कहते हैं B6। ए चाइल्ड डेवलप नाइट ब्लाइंडनेस एंड प्रेजेंटेड टू पीडियाट्रिशियन, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट गिवन? तो नाइट ब्लाइंडनेस इट इज कॉज्ड बाय विटामिन A डेफिशिएंसी। आप क्या दे देंगे? रेटिनॉल्डिहाइड दे देंगे उसे। APTT रिप्लेनिश आफ्टर एंटीबॉडीज आर गिवन, तो कौन सी
किसके साथ होते हैं, विटामिन के साथ ये सारे एसोसिएशन होती है इनकी। डाइटरी सोर्स ऑफ सीरोटोनिन कहाँ से आती है, ट्रिप्टोफैन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपकी फर्स्ट एड के अंदर सीक्वेंस दी हुई है कि सबसे पहले मैसेंजर आरएनए होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस पहले कैसे होती है, पहले वो मैसेंजर आरएनए के अंदर होती है, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर राइबोसोम, देन ट्रांसफर आरएनए, देन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। ये भी सारी सीक्वेंस आपकी दी हुई है फर्स्ट एड के अंदर। ए चाइल्ड विद ब्लू स्क्लेरा एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स, हिज अंकल सफर फ्रॉम सेम कंडीशन, तो इसका डायग्नोसिस क्या आ जाएगा, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये भी सारी आपकी जो है ना, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एहलर डैनलोस सिंड्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में आपका एमसीक्यूज आना है, ठीक है। एहलर डैनलोस सिंड्रोम वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। A fatty person has history of hyperlipidemia, which type is dangerous for heart, leading to heart के लिए सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, LDL। आयरन प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म किसके अंदर प्रेजेंट होती है, फेरेटिन के अंदर। अच्छा, ये तीनों एमसीक्यूज आते हैं। आयरन का ट्रांसपोर्ट कौन होता है, टी से ट्रांसपोर्ट, टी से ट्रांसफेरिन। आयरन की एक्सेस स्टोरेज फॉर्म किसके अंदर होती है, हीमोसिड्रिन के अंदर। आयरन नॉर्मली किसके अंदर स्टोरेज हो जाती है, फेरेटिन की फॉर्म में, ठीक है। A patient presented with hypoglycemia and hepatomegaly having recurrent episodes of fainting, improved consciousness on feeding. He is having increased lactate level and ketones, a glycogen storage disease known as von Jerky disease. तो हमने अभी क्या बात की, von Jerky disease में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है, G6P. Cytokeratin is an intermediate filament found in the cell but is most commonly used for the detection of नियोप्लेजिया एंड कार्सिनोमा की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नियोप्लेजिया एंड इन्फ्लेमेशन भी आता है इसका एक ऑप्शन में, इन्फ्लेमेशन एंड नियोप्लेजिया। चाइल्ड विद मल्टीपल फ्रैक्चर्स, ब्लू स्क्लेरा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिमिलर डिजीज, तो ये मल्टीपल फ्रैक्चर्स किसके अंदर आते हैं, इसमें बताएं कोलेजन, कौन सी टाइप का कोलेजन का डिफेक्ट है, वेरी गुड, कोलेजन टाइप 1 आती है। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में टाइप 1, एहलर डैनलोस सिंड्रोम में टाइप 3, डैनलोस में टाइप 3 कोलेजन का डिफेक्ट आता है। ठीक है। 6 years old child with apathy, peripheral edema and enlarged fatty liver, her lab investigation are as HB 8 पे है, TLC काउंट 12 पे है, प्लेटलेट्स 150 पे है, सीरम एल्ब्यूमिन 28 पे, इनके लोअर देन नॉर्मल रेंज डिक्रीज्ड है। व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फैटी लिवर इन दिस चाइल्ड, तो बच्चे में क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, ड्यू टू लीडिंग टू डिक्रीज्ड लिपोप्रोटीन। और प्रोटीन डेफिशिएंसी की अभी हमने कौन सी डिजीज़ पढ़ी है, इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी वाली डिसऑर्डर्स कौन कौन सी हैं, एडीमा, प्रोटीन डेफिशिएंसी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलिश्ड राइस इज रेगुलरली कंज्यूम्ड बाय ए लेडी, डॉक्टर प्रेजेंटेड हर टू ईट द ब्राउन ब्रेड ऑफ व्हीट, व्हाट डज इट कंटेन, उसमें क्या होता है, थायामीन होती है। कार्बोहाइड्रेट को ये मैंने ऐसे याद रखा हुआ है सीटी स्कैन से, ठीक है, मतलब सी और टी, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में बीटा 1 आ जाएगा थायामीन, और जैसे पीआर पैकेजेस होते हैं ना, तो पीआर से आपने क्या याद रखना है, प्रोटीन एंड रिबोफ्लेविन, और बीएल आप कोई भी निमोनिक बना लें, ठीक है। इसमें बी से बायोटिन, एल फॉर लिपिड, ठीक है। आप अपने अपने निमोनिक जो भी आपको क्लियर जिससे अच्छा याद होता है वो अपना अपना निमोनिक बना लें, लेकिन निमोनिक बना के याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट में B1 थायामीन, और प्रोटीन में रिबोफ्लेविन आ जाएगा, और लिपिड्स के अंदर बायोटिन आ जाएगी। A patient presented with scaly skin, loss of memory and frequent episodes of diarrhea. This is caused by deficiency of which vitamin? तो 3Ds आ गए हैं, किसके अंदर है ये, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्माटाइटिस, नायासिन।
28-year-old woman presented with easy bruisability, increased tendency to bleed, loose teeth. ये हमारे पास किसका आ गया है? इसका डायग्नोसिस बताएं। टीथ भी लूज हो रहे हैं, इजी ब्रूजिबिलिटी, इंक्रीज टेंडेंसी टू ब्लीड। ठीक है, तो उसमें किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? लाइसाइल ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। फैट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन एज किस फॉर्म में? काइलोमाइक्रोन्स। अब देखें, पहले आ रहा था एब्जॉर्ब्ड, अगर एब्जॉर्ब्ड आएगा तो आपने क्या चूज करना है? मिक्स्ड माइसलीज। और अगर ट्रांसपोर्ट है तो काइलोमाइक्रोन्स। ठीक है। विच फूड कॉन्टेन हाइएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन के? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन के होता है। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्ट इन द सेल, ये हमने कर लिया कि कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? GLUT4 में, GLUT4 के थ्रू। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज वेरी यूजफुल एज इट कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बाइकार्बोनेट एंड इज रेडिली अवेलेबल एज इट इज कहाँ पे? लोकेशन कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ रेड ब्लड सेल्स के अंदर। टोटल एटीपी प्रोडक्शन आफ्टर एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल कितनी होती है? 38। इफ यूरिन सैंपल डार्कन्स ऑन स्टैंडिंग द मोस्ट लाइकली कंडीशन इज अल्केप्टोन्यूरिया। People consuming polished rice as a staple food, they are prone to deficiency of thiamine. Waddling gait like difficulty of standing from squatting position enzyme इसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है? creatinine phosphokinase. A patient with the ability of perception of red colored apple as red and differentiate from green, उसे क्या कहते हैं? प्रोटीनोपिया। लेकिन इसका एग्जाम में ये भी आएगा कि अगर ग्रीन को डिफ्रेंशिएट हम रेड से नहीं कर पा रहे तो वो कौन सा होता है? ड्यूटेनोपिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से 357, होमोसिस्टेनीमिया इज एसोसिएटेड किस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है? B12 में आ जाएगी ये होमोसिस्टेनीमिया। पेशेंट हैज़ कंप्लेन ऑफ लूज स्टूल, स्केली इचिंग एंड मेमोरी प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग आर सजेस्टिव ऑफ विच विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है? ये दोबारा 3Ds आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, इन सबको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं कौन कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, थायमिन की डेफिशिएंसी होगी तो ड्राई बेरीबेरी, वेट बेरीबेरी, वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो अल्कोहलिक पेशेंट्स में होती है ना। B2 की डेफिशिएंसी में क्या होगी? कॉर्निया की वस्कुलराइजेशन हो जाएगी। B3 की डेफिशिएंसी में प्लेग्रा, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्माटाइटिस। B5 में क्या होगा? अच्छा, ये आपका B5 के इंपॉर्टेंट MCQs है ये। इसमें क्या होता है? को फैक्टर फॉर कोएंजाइम A। कौन सी बात नहीं समझ आई डॉक्टर वजीहा? को फैक्टर ट्रांसफ़र। अच्छा, ये मैंने ना इस तरह मतलब रट्टा ही मारा हुआ था इसको कि जो B5 होता है ना वो हमारे पास को फैक्टर होता है कोएंजाइम के लिए, और एक और दूसरा होता है जो B7 होता है ना वो कैरियर होता है 1 कार्बन का। ये 3 MCQs है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। एक B5 वाला, एक जो है B7, इन तीनों का MCQs आता है। अच्छा रुके, मैं आपको बताती हूँ। और B9 5 वाले में आपने क्या याद रखना है? को फैक्टर फॉर कोएंजाइम A। ये तो क्वाइट इजी है। B5 किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? को फैक्टर फॉर कोएंजाइम A। जो B7 है ना ये क्या करता है? कैरियर ऑफ 1 कार्बन। ये मैंने ऐसे ही याद किया था कि एक कैरियर वाला है, जैसे कोरियर वाली आपकी आती है ना, कोई भी मेल आती है या कोई पार्सल आता है, तो वो आया है 7 बजे। ठीक है, 7 PM कर लें। 7 बजे क्या आया है? आपका कैरियर आया है, यानी कि आपको कोई पार्सल आया है। ठीक है, तो वो आ जाएगा 7 बजे। ठीक है, और 9 बजे B9 आ जाएगा 9, 1 कार्बन ट्रांसफ़र। ठीक है, यानी कि जो आपने आप कोई भी कोरियर किया था, जो आपने TCS ऑफिस में आप दे के आए हैं, तो 9 बजे वो उन्होंने आगे किसी और सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया है।
ठीक है, मैंने ये दोनों इस तरह याद किए थे, B7। हाँ जी, वो जैसे जैसे आपको निमोनिक जो जो आपके लिए इजी होता है ना याद रखना, मुझे निमोनिक्स इसलिए नहीं बनाती, मुझे निमोनिक्स भी भूल जाते हैं कि मैंने इसका क्या निमोनिक्स बनाया था। ठीक है, तो मैं बस वही चीज़ें, सबकी अपनी अपनी वो होती है ना कि आपको किस तरह याद रहता है। ठीक है, तो B7 में अब आप बताएं क्या होगा। बायोटीन कैरियर ऑफ 1 कार्बन। 7 में क्या आ जाएगा कि कैरियर आ जाएगा 1 कार्बन, और ट्रांसफर कब कर रहा है, B9 इन्वॉल्व है ट्रांसफर के अंदर। ठीक है, याद हो गया ये सबको। चलें नेक्स्ट आ जाते हैं, जो B7 है इसका क्या रोल है लीवर मेटाबॉलिज्म के अंदर, और B9 फॉलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर भी, और B12 मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये हमने दोबारा रिपीटेड MCQs है कि होमोसिस्टीन इंक्रीज कब होता है किसकी डेफिशिएंसी में, B12। प्रोटीन हमने कर लिया दोबारा कि प्रोटीन की कितनी परसेंट रिक्वायरमेंट होती है, 15 to 20%, और कार्बोहाइड्रेट्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 50 to 60%, और फैट्स 25 to 30। रेस्टिंग परसेंटेज ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी कितनी होती है, ये आपका आएगा 2 to 5%, और अगर ऑप्शन में 2 होगा तो आपने 2 को चूज करना है। ठीक है, बॉयल्स लॉ किस चीज़ को अभी हमने किया है कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 4-month-old child presented with 70% of body weight, fatty liver, abdominal edema and depigmentation। जब भी बच्चा प्रोटीन की डेफिशिएंसी के साथ एडिमा के साथ प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और डीपिगमेंटेड भी है वो बच्चा, और 70% मेल न्यूट्रिशन भी है। क्या है उसमें, मेल न्यूट्रिशन है और एडिमा हुआ हुआ है, साथ डीपिगमेंटेशन भी हुई हुई है उसे। तो क्वाशर कोर होगा, और अगर आपके पास आता मसल वेस्टिंग के साथ ये नो एडिमा, देन मेरिस्मस। 2 liters of 2 different gases of different molecules contain equal number of molecules। recommended percentage of fats कितनी होती है, 25 to 30%। which structure is located below the temporal fossa, infratemporal fossa होता है। in a patient with alkaptonuria which substance is expected to be elevated in the urine। तो यूरिन के अंदर अल्कैप्टोन्यूरिया के अंदर किस एंजाइम का रेज्ड हो जाएगा, होमोजेनिक एसिड। A patient presented with megaloblastic anemia on investigation there is orotic acid in the urine। यूरिन के अंदर क्या आ रहा है, ओरोटिक एसिड। ठीक है, इन यूरिन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ, किस चीज़ की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी, पायरामिडीन की। 7 years old, ये आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं फर्स्ट एड के अंदर। ठीक है, कि ये आपके वहाँ दिया होगा कि पायरामिन, प्यूरिन और पायरामिडीन इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, उसके अंदर ये सारा ओरोटिक एसिड वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, साइकिल बने हुए पूरे फर्स्ट एड के अंदर पिक्चर्स। 7 years old child is apathic, lethargic on examination having quartz hair, hepatosplenomegaly and edema। Investigation show low albumin, low calcium and vitamin D level। तो डायग्नोसिस दोबारा क्या है, क्वाशरकोर। अब इसमें क्या क्या फाइंडिंग दी हुई है, क्वार्ट्स हेयर कि उनके बहुत गंदे से मतलब बहुत रफ से हेयर्स होते हैं क्वार्ट्स हेयर्स में। ठीक है, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली भी आती है, एडिमा भी आ गया, प्रोटीन भी कम है। ठीक है, तो इट इज़ क्वाशरकोर। परसेंटेज ऑफ फैट कितने परसेंट चाहिए होती है, 25 to 30%। और प्रोटीन्स हमें कितनी परसेंट एनर्जी देती हैं, 4 किलो कैलोरीज। फैट कितनी देती है, 9 किलो कैलोरीज। अल्कोहल 7 किलो कैलोरीज। परसेंटेज में अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी देते हैं, 50 to 60%। फैट्स 25 to 35, और प्रोटीन्स 10 to 20। A patient presented with cardiac and facial and corneal defect along with hypotonia and failure to thrive, diagnosed as Zellweger syndrome, in which there is accumulation of long chain। अब इसमें डिफेक्ट क्या आ रहा है, accumulation of long chain fatty acids। ठीक है, तो वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं, ये आपका MCQs आएगा। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में किस चीज़ क्या इन्वॉल्व होती हैं, पेरोक्सिसोम्स।
ठीक है। इन्होंने एक्सप्लेनेशन में ज़ेलवेगर सिंड्रोम दी हुई है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है जिसमें पेरोक्सिसोम्स की सिंथेसिस के अंदर जो जीन इसकी इन्वॉल्व होती है उसकी म्यूटेशन हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं और ब्रेन के अंदर क्या कॉज करती हैं, ज़ेलवेगर सिंड्रोम, ठीक है। किस चीज़ का डिफेक्ट आ रहा है, मैंने भी आज ये फर्स्ट टाइम पढ़ी है। ये हमारे लेवल के अंदर ज़ेलवेगर सिंड्रोम नहीं दी हुई, फर्स्ट एड के अंदर किसी भी लेवल हमारे लेवल तक ये नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये उन्होंने इसका रेफरेंस दिया हुआ है चैटर्जी बायोकेमिस्ट्री, तो ये आपकी फर्स्ट ईयर की एमबीबीएस के अंदर दिया होगा, चैटर्जी के अंदर, ठीक है। ये जितनी बुक्स मैंने भी रीड की मैंने ये कभी नहीं पढ़ी ज़ेलवेगर सिंड्रोम, ठीक है। सीरियल गिव्स हाउ मैनी कैलोरीज पर 100 ग्राम, ये भी उन्होंने चैटर्जी से उठाया हुआ है। कितने देते हैं, 350 टू 370 mg। इसका टाइप करिए, आपको भूल जाएगा वरना। सीरियल के अंदर कितनी कैलोरीज आपको देते हैं पर 100 ग्राम के अंदर, अगर आप 100 ग्राम्स सीरियल खाते हैं तो आपको कितनी % एनर्जी मिलेगी, 350 टू 370 मिलीग्राम, ठीक है। ए पेशेंट प्रेजेंट विद flexible joints and velvety skin which protein abnormalities is most likely associated with this condition। flexible joint, अब इसका डायग्नोसिस बताएं, कौन सी आती है ये फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, किसके अंदर होते हैं, और उसमें कोलेजन का भी, कौन से कोलेजन का डिफेक्ट मैंने बताया था आपको, 3 का। 12 years old child presented in OPD with complaint of photosensitivity, exposure to sunlight. Upon investigation, increased uroporphyrin in the urine, feces and red blood cells। तो ये कौन सा आ जाता है, congenital erythropoietic porphyria। यूरोपोरफायरिन यूरिन में ज़्यादा आ रही है ना। A patient presented to OPD with primary complaint of night blindness. On examination, no other sign is present, no Bitot spot, keratomalacia or corneal opacity seen. Which vitamin is deficient in this patient? Vitamin A आ जाएगा। Type 1 hyperlipidemia with increased VLDL and triglyceride. It is due to deficiency of lipoprotein lipase। 10 years old child with lipid accumulation in skin. There is also family history mutation in the gene of protein which causes cholesterol transport and metabolism। तो लिपिड के अंदर किस चीज़ का डिफेक्ट आ जाता है इसमें, एलडीएल के रिसेप्टर्स का। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन यूज्ड बाय सेल एज ए सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कौन यूज़ कर रहा होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या होती है, एलडीएल। A young child present with skin desquamation, depigmentation and edema, abdominal distension and weight loss. What is the most likely cause? तो इसमें दोबारा 3Ds आ गए, नायासिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मैक्रोफेजेस रिजेंबल, अच्छा क्रम्पल टिश्यू अपीयरेंस, यानी कि जैसे एक पेपर को आप हाथ में गुस्से से फोल्ड कर लेते हैं तो वो किस तरह की क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर की अपीयरेंस आ जाती है, तो वो किसके अंदर इस तरह की अपीयरेंस आती है, गॉचर डिजीज़ के अंदर, जो हमारे पास लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। इसमें कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। इसकी हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। कहते हैं ये एक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है या अकुमुलेशन हो जाती है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज इन द मोनोन्यूक्लियर फैगोसिटिक सेल, ठीक है। गॉचर सेल्स बन जाते हैं, उसमें क्या होता है, लिवर के अंदर अकुमुलेट हो जाते हैं, स्प्लीन में, बोन मैरो में, कॉजिंग हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड बोन इरोजन, ठीक है। रिंकल्ड टिश्यू पेपर, इसमें आपने इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, या आपको एग्जाम में आएगी, crumpled tissue paper appearance। A patient presented with complaint of abdominal pain, xanthoma. Patient will have increased VLDL, cholesterol and triglycerides. Patient having cough and basal crackles. On examination, doctor finds enlarged shadow on X-ray. Echo show ejection fraction 40%। तो ये कौन सा विटामिन है जो इसमें इन्वॉल्व होता है, वेट बेरी बेरी, ठीक है।
A premature infant born at 33 weeks, he is exclusively on formula milk. He is not thriving and looks weak. His labs show an HB of 6 milligram per deciliter and his red blood cells are microcytic. Hematocrit is 25%. Diagnosed as a case of iron deficiency anemia, what should be the treatment? तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे? 2% आयरन कॉन्टेनिंग फॉर्मूला मिल्क. अब वो अनीमिक है ना, तो आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? आयरन. ठीक है. A female has problem seeing at night. She also complain of gastric problem. तो आइस के अंदर किस चीज़ का डिफेक्ट आता है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ जाती है. बोन रीजनरेशन किसका फंक्शन होता है? विटामिन सी का रीजनरेशन. और बोन की मिनरलाइजेशन कौन करवाता है? ये आपके पास एमसीक्यूज आता है. यस. इसमें आपने डॉक्टर वजीहा आपकी इम्पोर्टेंट बात गैस्ट्रिक रेलिवेंस नहीं है, आपने नाइट ब्लाइंडनेस को देखना है कि उसे क्या हो रही है? नाइट ब्लाइंडनेस हो रही है. ये इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि वो रात को देख नहीं सकता ठीक से, विजन के अंदर डिफेक्ट आ रहा है ना. तो विजन के अंदर कौन सा इन्वॉल्व होता है? विटामिन ए. गैस्ट्रिक का उसका इतना लिंक नहीं है. मोस्ट लाइकली कॉम्प्लेन ऑफ स्कर्वी की क्या होती है? हीमोपेरिकार्डियम. हम इसके तीनों रीड कर लेते हैं. कॉम्प्लिकेशन स्कर्वी की क्या हो सकती है? हीमोपेरिकार्डियम. 1 मिनट में देखती हूँ उसे. हीमोपेरिकार्डियम, काइलोपेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन. ठीक है. हीमोपेरिकार्डियम, काइलोपेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन. 380. हो सकता है इसमें टाइप 1 हो, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ. ये आप कैसे, आपको पता चलेगा कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है? ठीक है, ये मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ. ज़ैंथोमा. 1 मिनट रुक के मैं आपको इसका मेन डिफेक्ट आपको बताती हूँ जिसे आपने डायग्नोज करना है. जो टाइप 1 होती है ना, उसमें लिपोप्रोटीन लाइपेज के अंदर डेफिशिएंसी होती है. और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्रीज होंगी? कोलेस्ट्रॉल, काइलोमाइक्रोन्स और टैग्स. कोलेस्ट्रॉल भी इसमें इंक्रीज हो रहा है, टैग्स भी, और काइलोमाइक्रोन्स इसमें इंक्रीज हो रहे हैं. ये प्रेजेंट करती है हेपेटोस्प्लिनोमेगाली ज़ैंथोमा. हाँ, हो सकता है ये. ठीक है, हो सकता है ये टाइप 1 हो. और टाइप 2 के अंदर क्या आता है? जो रिसेप्टर्स हैं वो एब्सेंट होंगे या डिफेक्टिव होंगे. ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट बात है, टाइप 1 बताएं ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है? टाइप 1. यस. और टाइप 2? Patient having cough, basal crackles on examination, doctor finds enlarged shadow on X-ray, echo show ejection fraction हमने कर लिया, sorry. 387. 1 मिनट में चेक कर लूँ. अच्छा, जीन की जो म्यूटेशन होती है ना, वो एलडीएल रिसेप्टर्स के अंदर होती है. ठीक है. जीन की म्यूटेशन तो दोनों के अंदर नहीं होगी, अगर डेफिशिएंसी होगी. 1 मिनट. अगर लिपोप्रोटीन लाइपेज, अच्छा उसमें क्या दिया हुआ है? एलडीएल रिसेप्टर्स. तो रिसेप्टर्स और टाइप 2 के अंदर नहीं होती. यस, टाइप 2 ठीक कह रही हैं आप. टाइप 1 के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी? लाइपेज एंजाइम की. लिपोप्रोटीन लाइपेज की. ठीक है, टाइप 1 के अंदर इन्वॉल्व होगा ये. और टाइप 2 के अंदर क्या आ जाएगा? एलडीएल रिसेप्टर्स डिफेक्टिव हो जाएंगे या वो एब्सेंट होंगे.
विटामिन डी मैंने आपको बताया बोन की मिनरलाइजेशन में कौन सा इन्वॉल्व होता है? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दोबारा आ गया है। अब इसमें 387 में मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात क्या बताई थी, ये आप खुद बताएंगे, रिपीटेड एमसीक्यूज है। 387 में आपकी इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये आप लोग बताएंगे। यस, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, गॉचर डिजीज आ जाएगी, ग्लूकोज सेरिब्रोसाइटिस। जब आप देखेंगे 3 टाइम्स ये एमसीक्यूज आ चुका है। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आती हैं, ठीक है। ए पेशेंट यूरिन हैज़ ए मस्टी ऑर्डर विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली। तो इसमें क्या आ जाएगा, मस्टी ऑर्डर किसके अंदर आती है, फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर। ग्लूकोज फॉस्फोराइपेज डेफिशिएंसी प्राइमरली अफेक्ट किस टिश्यू को अफेक्ट करती है, स्केलेटल मसल्स को। ए वुमन प्रेजेंटेड विद प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, vacuoles on muscle biopsy and borderline glucose level. What is the most likely diagnosis? Carnitine deficiency. A child presented with abdominal pain, joint pain and hepatosplenomegaly, cherry red seen on the macula. Most likely diagnosis क्या है, Niemann-Pick disease. इसमें क्या क्या होता है, प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजनरेशन होती है, मसल डिसऑर्डर्स जो है, कार्निटिन। एक मिनट, हम देखते हैं कि कार्निटिन की डेफिशिएंसी किसके अंदर होती है। इसको आप थोड़ा सा सर्च करें, कार्निटिन की डेफिशिएंसी किसके अंदर होती है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ऑप्शन में तो इन्होंने ये दिए हैं, टेस एच वगैरह। इसको आप सर्च करें थोड़ा सा, आपको आ जाएगा, इसका डायग्नोसिस वहाँ लिखा होगा। अदरवाइज ये फर्स्ट एड के अंदर अगर आपने रीड किया ना, तो कहीं ना कहीं दिया होगा। मैंने बहुत टाइम पहले फर्स्ट एड से बायोकेम की हुई है। प्राइमरी कार्निटिन डेफिशिएंसी या सेकेंडरी कार्निटिन डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, हम मेन टॉपिक्स कर तो सकते हैं, लेकिन आपको सीपीएसपी का मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो रिसेंट वाले 1 साल से एमसीक्यूज आ रहे हैं ना, वो कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। तो आप 1-2 रीडिंग्स तो कर लें, और रिविजन्स में आप सिर्फ इम्पोर्टेंट टेबल्स कर लें, लेकिन फर्स्ट एड से आप कर लें बायोकेम, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ना जाएं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लें जो आपको, जैसे अब ये वाली चीज़ें आ रही है ना, हमें पता है कि अभी सारे एग्ज़ाम के पास्ट पेपर्स हैं। अब ये मेडिसिन फरवरी के पेपर में आया हुआ है 2025 के अंदर, अभी इसी साल का है ये। हाँ जी, मैं भी यही आपको बता रही हूँ कि ये 1-2 क्वेश्चन जो है ना उसमें नहीं है, तो इसीलिए मुझे भी ये नहीं मिल रहे थे। मैंने भी ये पहले कार्निटिन की डेफिशिएंसीज नहीं की हुई, प्राइमरी कार्निटिन की डेफिशिएंसी किसी और बुक में पढ़ी होंगी, लेकिन फर्स्ट एड के अंदर ये नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है ना, वो एग्ज़ाम के अंदर आपके न्यू पूल भी जो बनता है ना, वो बस ऐसे ही बना देते हैं फिर, ठीक है। लेकिन ये है कि न्यू पूल अगर मुश्किल है तो वो सबके लिए मुश्किल होगा। अगर ये अब किसी को इसका तुक्का ही किसी ने लगाया होगा तो लगाया होगा, वरना मुश्किल है, ठीक है। तो न्यू पूल वाले एमसीक्यूज ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये कि जो इतने पास्ट एमसीक्यूज आते हैं उनके ऊपर आपकी ग्रिप अगर बहुत अच्छी हो तो आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। ये न्यू पूल का एमसीक्यूज है 2025 का। अच्छा, हम निमान पिक डिजीज़ के बात कर रहे थे कि इसमें क्या होती है, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेशन, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, फोम सेल्स, स्फिंगोमाइलिनेज और चेरी रेड स्पॉट ऑन द मैक्यूला। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द सेल ऑफ मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके थ्रू, GLUT4 के थ्रू। Lactate dehydrogenase is the enzyme responsible for catalyzing which biochemical conversion?
LDH क्या करवाता है, पायरुवेट को लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ कार्निटीन, ये कार्निटीन लिखा हुआ है इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, तो वो क्या करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। ये भी हमने ऊपर भी किया है कार्निटीन की डेफिशिएंसी में, कि उसमें भी लिखा हुआ है कि ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया की ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइसिन ए, क्या करवाता है, इनहिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स 3। ए पेशेंट इज डायग्नोज विद टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया, तो आपने उसमें क्या कर देना है, फैटी डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर देना है, क्योंकि उसमें जो लाइपोप्रोटेज एंजाइम है वो उसी डेफिशिएंसी है उसकी, पार्टिकुलरली लॉन्ग चेन ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। फैटी फूड आपने उसे अवॉइड करवानी है। ए क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट विद सिवियर मेमोरी लॉस एंड मार्क्ड, ये क्या लिखा हुआ है, कन्फोबुलेशंस, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल, थायामीन की डेफिशिएंसी। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं आती ना, अनइम्पोर्टेंट चीज़ें भी तो आ जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन में आपको बताने का मतलब ये होता है कि रिपीटेड हैं ये चीज़ें बार बार। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंटीमाइसिन ए इनहिबिट किस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, साइटोक्रोम B1 के कॉम्प्लेक्स को। विच अमाइनो एसिड कॉन्टेन ए यूरिया ग्रुप आर्जिनिन, when phenylalanine enzyme is deficient, then what will accumulate in the body, tyrosine. Garlic consumption is known to cause phosphorylation of homogenic acid CoA reductase, an enzyme involved in the cholesterol synthesis. Excessive intake of garlic is most likely to result in the inhibition of HMG CoA reductase, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग ए स्टैटिन, स्टैटिन में क्या आ जाएंगी, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। ठीक है, तो वो आफ्टर स्टार्टिंग स्टैटिन्स विच पैरामीटर शुड बी मेजर्ड विद इन ए फ्यू डेज टू असेस द इनिशियल रिस्पॉन्स फॉर द हेल्दी प्रोमोशन इन दिस चाइल्ड, तो उसमें क्या चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, HDL जो आपकी बॉडी के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज करवा देती हैं ये। 6 years ओल्ड बॉय, ये आपके पास कहाँ लिखा हुआ है, CVS की फार्मा के अंदर लिखा हुआ है शायद, फर्स्ट एड में। 6 years old boy presented with self mutilation, involuntary movement, speech problem and painful joints and urine show excessive uric acid. What is the deficient in the enzyme? तो इसमें क्या कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है, HGPRT, ये आपका एंजाइम दिया हुआ है फर्स्ट एड के अंदर, फर्स्ट या सेकंड पेज के अंदर। HGPRT जो एंजाइम होता है ये डेफिशिएंट किस डिजीज़ के अंदर होता है, मैं आपको इसका टाइप करके देती हूँ, लीच निहान सिंड्रोम है। ठीक है, इसमें जो साइक्लिक GMP डिक्रीज हो जाती है और HGPRT का ये निमोनिक है सारा, इसमें क्या क्या होता है, HGPRT, H से क्या होगा, हाइपर यूरिसीमिया, G फॉर गाउट, पिस्ड ऑफ में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एग्रेशन आ जाएगा और सेल्फ म्यूटिलेशन, ये सारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में आ जाएगा। रेड से रेड या ऑरेंज क्रिस्टल्स इन द यूरिन, T फॉर टेंस मसल्स, ठीक है। और इसमें जो बच्चा होता है ना
डिफेक्टिव, ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया इसमें किस चीज़ का डिफेक्ट आता है, ठीक है। और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ये नीचे इसका डायग्नोसिस उन्होंने खुद ही दे दिया है कि ये सारा कुछ किसके अंदर आता है, लीश-नीहान सिंड्रोम के अंदर, और ये दी हुई है आपकी फर्स्ट एड के अंदर 35 पेज नंबर पे। ठीक है, यहाँ तक एमसीक्यू सारे क्लियर हैं। चलिए हम जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लेते हैं, 5 मिनट में आपने आंसर करते जाने। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ लास्ट 100 एमसीक्यूज़ का, ठीक है। बहुत मुश्किल है, बायोकेम ना थोड़ी सी ड्राई सी है, लेकिन ये है कि आपने डबल ए तो मस्ट करनी है, रफ़ी भी मस्ट करनी है, और टाइम निकाल के ना आप यहाँ से कर लें। अब मैंने आपको 3 रह गए हैं और मैंने देखा नहीं, कर लेते हैं वो 3, 2 रह गए हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने दिया हुआ है पेशेंट विजिट, मतलब सीवी उन्होंने बताया है कार्डियोवास्कुलर। 406 में कहते हैं कि हार्ट के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, VLDL होता है, ठीक है। हार्ट के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, VLDL। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अमाइनो एसिड दैट आर स्ट्रिक्टली कीटोजेनिक। एमसीक्यूज मेरे पेपर में आया था कि कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। अच्छा, पिछले में तो मैं भी ये देख रही थी, लास्ट एमसीक्यूज में LDL है, लेकिन आई थिंक इसका करेक्ट आंसर VLDL है। असेसमेंट पूछ रहा है, ये अलग है। चलिए ठीक है, इसका फिर आंसर डेल्टा ही करेक्ट है, इसका VLDL ही है। रीड कर लेते हैं एक दफ़ा हम इसे। A patient visit the clinic and is otherwise healthy. His father died at 60 and his uncle at 49 from cardiovascular disease. Lab values show LDL की वैल्यू नहीं उन्होंने दी हुई, ठीक है, 148 या 185, और HDL कितना है 35, along with lifestyle modifications एंड स्टैटिन थेरेपी। व्हाट एल्स शुड बी असेस्ड फॉर द हेल्थ की प्रमोशन के लिए अब आप क्या चेक करेंगे, VLDL। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड ये आपका एग्जाम में आते हैं। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, लाइसिन एंड ल्यूसीन, ठीक है। चलिए अब इसे रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ना फर्स्ट एड से थोड़ा सा, फर्स्ट एड आप अपनी ओपन कर लें, मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट एड का जो पहले वाला पेज है ना, 332 से स्टार्ट होती है पेज फर्स्ट एड। पहले पेज पे सारी डेफिनेशन दी हुई हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं कि यूक्रोमेटिन क्या होती हैं, हेट्रोक्रोमेटिन कौन कौन सी हैं, ठीक है। और इसमें इन्होंने जैसे दिया हुआ है कि डीएनए के अंदर कौन से हिस्टोन्स होती हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। और डीएनए की सिंथेसिस कब होती है, अब ये फर्स्ट क्रोमेटिन स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, मैंने तो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं कि डीएनए की किस फेज के अंदर सिंथेसिस होती है, एस फेज के अंदर होती है। डीएनए और हिस्टोन की सिंथेसिस कब होती है, एस फेज के अंदर। ये सारे आप एमसीक्यूज मैंने बुक में हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। अब आगे जो नीचे सारी दी हुई ना, यूक्रोमेटिन, हिस्टोन मिथाइलेशन, ये आपकी डेफिनेशन के तौर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्यूरिन्स के 2 रिंग होते हैं, पैरामिडिन्स का 1 होता है, और अमाइनो एसिड प्यूरिन की सिंथेसिस के लिए कितने अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, ग्लाइसिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामिन। इसका निमोनिक है GCAG, नहीं GAG, गैग निमोनिक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी ना मैं आपको पिक्चर भेज देती हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने ना CPSP का अपना सिलेबस फॉलो किया करें, इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स। आपकी फर्स्ट एड में नहीं दी हुई, मैंने अलग से लिखे हुए हैं, ये मैं आपको इतनी पिक्चर सेंड कर देती हूँ, ठीक है। आपको इसकी एग्जांपल्स आनी चाहिए, कौन कौन से असेंशियल में आते हैं, कौन से नॉन असेंशियल में आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाए, 34 पेज पे दी हुई है कि डी नोवो पायरामिडीन एंड प्यूरिन सिंथेसिस, ठीक है। अब आपने इसमें बहुत ज़्यादा जो इतना बड़ा टेबल दिया हुआ है ना, ब्लू वाला चार्ट दिया हुआ है, आपने पूरा नहीं याद करना, आपने सिर्फ इसकी जो थ्योरी दी हुई है ना साइड पे, आपने वो याद रखनी है कि कौन कौन सा एंजाइम किस सिंथेसिस के अंदर अगर डिफेक्ट आ रहा है तो कौन कौन सा एंजाइम इनहिबिट हो रहा है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट पेज पे आ जाए 35 पेज नंबर पे, इसमें आपने एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एडिनोसिन ये किसके अंदर आता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है ना, SCID के अंदर होता है ये, सिवियर कॉम्बाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, शायद ऐसे करके कोई नेम है। तो ये जो दोनों डिसऑर्डर्स दी हुई है ना, और लीश-नीहान सिंड्रोम, ये भी आपने देख लिया 2 दफ़ा आया हुआ है, तो ये आपने इस तरह करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए 36 पेज नंबर। अब इसमें आपसे वो पूछ लेगा हेलिकेज क्या होता है, प्राइमेज क्या होता है, टीलोमेरेज। हमने टीलोमेरेज का क्या पढ़ा है कि ये डीएनए की कॉपीज डिवाइड डुप्लीकेशन कर देता है, ठीक है। 37 पेज नंबर पे इसमें उन्होंने दिया हुआ है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा न्यूक्लियोटाइड एक्ससीजन रिपेयर के अंदर दिया हुआ है कि किसके अंदर होता है, G1 फेज के अंदर होता है, और जीरोडर्मा पिगमेंटोसा इसमें सारा डिफेक्ट आ जाता है। क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मिसमैच रिपेयर के अंदर भी जो इसकी आगे सबसे एंड में लेटरल साइड पे दी हुई है ना, कि इसमें भी S फेज का डिफेक्ट आता है, और इसके अंदर भी हेरिडिटी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अब इसमें जो म्यूटेशन है ना, इसकी आपको एग्जांपल्स आनी चाहिए। मिससेंस म्यूटेशन कब होती है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर, ठीक है। अदर म्यूटेशंस में फ्रेम शिफ्ट की आपको एग्जांपल दे सकते हैं। फ्रेम शिफ्ट में क्या क्या आ जाएगा, डुशीनिया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टे सेल्स डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज के ऊपर ये आपने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए यूकैरियोटिक जीन, आप हमने आज सारी एग्जाम में एक MCQs में की है कि सबसे पहले क्या होता है, DNA बनता है, फिर मैसेंजर RNA, प्री मैसेंजर RNA, फिर स्प्लाइसिंग होती है, तो मैच्योर मैसेंजर RNA, फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर वो प्रोटीन बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो आपसे प्रोमोटर का पूछ सकते हैं कि प्रोमोटर क्या होते हैं और ये क्या क्या करते हैं, ठीक है, डेफिनेशन। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अब यहाँ जो दिया हुआ है ना RNA पॉलीमरेज, इसमें दिया हुआ है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ये आपको सारे आने चाहिए, ये पूरा इंपॉर्टेंट है RNA पॉलीमरेज वाला, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जो tRNA है ना, ट्रांसफर RNA और स्प्लाइसिंग ऑफ प्री mRNA, ये बस एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछता वो। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन, ये आपने कर लेना है रीड एक दफ़ा। प्रोटीन की सिंथेसिस को भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट मतलब मेन स्टेप्स आपको आने चाहिए कि इनिशिएशन और मतलब सारी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे सेल साइकिल के जो सारे फेजेस हैं वो आपने कहाँ से करने हैं, रफ़ी के अंदर जनरल पैथोलॉजी के अंदर भी दिए हुए हैं, सेल साइकिल के अंदर से MCQs आते हैं, ठीक है। ये यहाँ भी अच्छा दिया हुआ है, पेज नंबर 44 के ऊपर सेल साइकिल सारा बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 45 के ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिनैकुलम, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिनैकुलम, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने सेल वाले चैप्टर से बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है तो आपके MCQs कवर हो जाएंगे, ठीक है। सेल ट्रैफिंग भी रीड ही है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट MCQs है पेरोक्सिसोम, ये भी अच्छा दिया हुआ है यहाँ, लेकिन अगर आपने ये फर्स्ट एड से ही रफ़ी से किया हुआ है तो आपका वहाँ से भी MCQs कवर हो जाते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, इसमें से MCQs आ जाते हैं, और साइटोस्केलेटन एलिमेंट भी आ जाते हैं। ज़ेलवेगर सिंड्रोम इसके अंदर लिखा हुआ है 46 पे। अच्छा, ये मैंने बहुत पहले 1 साल पहले रीड किया था मेरे ख्याल से, तो इसलिए मुझे याद नहीं कि मैंने दोबारा रिवाइज नहीं किया ना। ज़ेलवेगर यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसे बार बार रिवाइज नहीं किया, ठीक है। तो आप देखें कि अगर आप फर्स्ट एड कर लें तो मुश्किल MCQs भी आई थिंक जब बनते हैं ना किसी भी पेपर के अंदर, तो फर्स्ट एड के अंदर से ही आएगा, ठीक है। जितने भी मुश्किल MCQs है ना, तो वो फर्स्ट एड के अंदर से ही आ रहे हैं, ठीक है। मैंने रीड एक दफ़ा किया हुआ है, लेकिन मेरे माइंड में इतना नहीं था। नेक्स्ट MCQs है सीलिया के स्ट्रक्चर, ये भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है सारा। जो पेज है 47 है, ये भी एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। 48 पे टाइप ऑफ कोलेजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 कोलेजन में कौन सी होती है, ओस्टोजेनेसिस, रिटेन नहीं रहता, लेकिन एग्ज़ाम में तो यहीं से MCQs आएंगे, किसी को भी रिटेन नहीं रहता। अब जैसे मैंने ये पढ़ा हुआ था ज़ेलवेगर सिंड्रोम, लेकिन मुझे अब याद नहीं था क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया हुआ था, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में चीज़ें मुश्किल MCQs आपने उन्होंने उठाने ऐसे ही हैं।
टाइप 1 के अंदर क्या आ जाएगा, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये सारी टाइप्स अगर आपने, ये रफ़ी के अंदर भी दी हुई है वैसे, ठीक है, यहाँ से करनी है यहाँ से कर लें, रफ़ी से करनी है वहाँ से कर लें। नेक्स्ट ये कोलेजन का डिफेक्ट है कि स्कर्वी के अंदर किस चीज़ का डिफेक्ट आता है, हाइड्रोक्सिलेशन का। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर ग्लाइकोसाइलेशन का डिफेक्ट आता है। अब ये इंपॉर्टेंट है 49 वाला, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एhlers-Danlos। इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज उठा लेते हैं, मतलब आपको डायग्नोज करना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ना भी जाएं फिर भी आपको सिंपल पता होना चाहिए ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के अंदर टाइप 1 का डिफेक्ट आता है और एhlers-Danlos सिंड्रोम के अंदर टाइप 3 का डिफेक्ट आता है। नेक्स्ट पे 50 पेज नंबर 50 पे मार्फन सिंड्रोम दी हुई है, होमोसिस्टिन्यूरिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको पता है इसका बहुत दफ़ा एमसीक्यूज आता है मार्फन का। इसमें भी अगर आप मेन चीज़ें डायग्नोज कर लेना तो आपके कवर हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितना एक मुश्किल एमसीक्यू सीपीएसपी उठा के आपको देती है, ठीक है। आगे लैब टेक्निक्स को भी मैंने बस एक दफ़ा रीड ही किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं की हुई। नेक्स्ट आपको बायोकेम में बहुत इंपॉर्टेंट आनी चाहिए कि ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डोमिनेंट, इसकी एग्जांपल्स, ठीक है। ये पेज नंबर 57 पे दिया भी हुआ है, ठीक है। ये सारी अगर ये आपने AA के पल्स पॉइंट से करने हैं तो वहाँ से भी कवर हो जाता है, ठीक है। 58 पेज नंबर पे सिस्टिक फाइब्रोसिस दिया हुआ है। ये भी अगर आप मेन चीज़ें डायग्नोज कर लें, एक दफ़ा यहाँ से रीड दे लें, मेन आपको डायग्नोज करना आना चाहिए कि ये क्या होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, क्लोराइड स्वेट टेस्ट करते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। मेन 59 के अंदर दोबारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डुशीनिया मस्कुलर, ये सारी आपने की हुई हैं। एक दफ़ा आपको इसका भी डायग्नोसिस आना चाहिए कि क्या होती है। मेन एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है, ठीक है। और इसमें एक प्रोटीन का डिफेक्ट आता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का डिफेक्ट आता है, और इसमें क्या आता है, गोबर साइन आता है। मतलब मेन इसका आता है डायग्नोस, इसकी ज़्यादा बहुत डिटेल्स नहीं पूछते वो। मार्फन सिंड्रोम और ये डुशीनिया मस्कुलर, ये आपने जितना रफ़ी के अंदर और AAS के इसमें किया ना उतना एनफ है, बहुत ज़्यादा डिटेल से आपसे कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आ जाए ये जो पेज नंबर 60 के ऊपर ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन डिजीज़ दी हुई है ना, इसके सीक्वेंस अक्सर पूछ लेता है कि फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के अंदर कौन से ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स का डिफेक्ट आता है, CGG का डिफेक्ट आता है। मिलाज वाला आप क्या कह रही हैं 60 पेज नंबर पे? हाँ, ये ऊपर दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज के अंदर, ठीक है। तो ये जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन है ना, ये भी आपको इसका सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि इसमें से ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट पेज पे भी ये जो सारी आ जाती है ना, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड, इसके आपको मेन फीचर्स आने चाहिए कि रोकर बॉटम फीट दोनों के अंदर आता है। अगर आइस के अंदर आता है तो कौन सा ज़्यादा होता है, बताओ, ठीक है। मतलब आपको ये आपने किया होगा वैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट सारे वाइटामिन आ जाते हैं। वाइटामिन आई थिंक आपने हर जगह कर लिए हैं, तो वाइटामिन आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं आता, जितना आपने AA रफ़ी के अंदर और उसमें किया है ना उतना आई थिंक एनफ होता है। मतलब मेन चीज़ें आपको आनी चाहिए, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन के, क्वाशरकोर, जिंक, ठीक है। ये आप ये करनी है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्वाशरकोर के अंदर, ठीक है। क्वाशरकोर के अंदर इसमें एक निमोनिक है मील्स MEALS। मील्स में क्या आ जाएगा, M फॉर मेल न्यूट्रिशन, E फॉर एडिमा, A फॉर एनीमिया होता है इस बच्चे में, और लीवर जो है इसमें फैटी होगा, S फॉर स्किन के लीजन्स आएंगे,
तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको होता है क्वाशरकोर और मरीस्मस। मरीस्मस में मैंने आपको क्या बताया, मसल वेस्टिंग होगी, ठीक है। मतलब जो चीज़ें बार बार रिपीटेडली आ रही हैं वो तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं होती कि वो चीज़ भी आप गलत करें, ठीक है। ये आगे 70 पेज के ऊपर बहुत हॉरिबल से साइकिल्स आ जाते हैं, ये आप स्किप करते हैं, इतने ज़्यादा आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है। 71 भी स्किप कर दें। 72 में जो दिया हुआ है ना कि मेटाबॉलिक कंपार्टमेंट्स, इसकी जो 2-3 ऊपर वाली लाइंस है ना, बस आपने वो करनी है। नीचे वाला जो इतना समरी ऑफ पाथवे, ये आपको आपके लेवल पे FCPS में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 73 भी इतना इम्पोर्टेंट मैंने नहीं किया हुआ। 74 में जो है ना, ये सारे साइकिल्स ही हैं। आई थिंक ये फर्स्ट एड के अंदर इतने ज़्यादा साइकिल आपको FCPS के अंदर नहीं आते, ठीक है। ये TCS साइकिल्स एक दफ़ा देख लीजिएगा, इसके अंदर जो है ATPs के कितने बन रहे हैं, 10 ATPs बन रहे होते हैं, ठीक है। और 76 के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 और 4 के अंदर कौन कौन सी चीज़ का डिफेक्ट आ जाता है और कौन कौन सी चीज़ को इनहिबिट कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट 77 के ऊपर G6PD, ठीक है। इसका भी जितना मैंने आपको बता दिया ना वो NF है, इसको अगर आप यहाँ से ना भी रीड करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 78 के ऊपर एसेंशियल फ्रक्टोज यूरिया, ये FCPS के अंदर मैंने इतने देखे नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 78 है, इसे रीड कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम के अंदर मैंने MCQs नहीं देखे। 79 के अंदर ना आप इन्होंने असेंशियल दिए हुए हैं, ये देखें, असेंशियल अमाइनो एसिड, एसिडिक कौन से होते हैं और बेसिक कौन से होते हैं, ये एग्जाम के अंदर आ सकता है, अमाइनो एसिड वाला टॉपिक, ठीक है। 80 के ऊपर यूरिया साइकिल, या आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपके लेवल के ऊपर नहीं है, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि अमोनिया से यूरिया बन जाता है, ठीक है। और 81 के ऊपर दी हुई है ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज डेफिशिएंसी, इसे आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। 81, हाँ जी वही मैं कह रही हूँ, ऑर्निथिन, हाँ, ठीक है। यूरिया साइकिल का डिसऑर्डर आता है इसमें। अरोटिक एसिड यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाता है ना। अब देखिए मुश्किल MCQs उसने कहाँ से उठाए हैं, फर्स्ट एड की बायोकेमिस्ट्री से कर लिए हैं। ठीक है। ये कैटेकोलामिन जो टायरोसिन की कैटाबोलिज्म है ना, इसे आपने मेन रीड कर लीजिएगा कि टायरोसिन से लीवोडोपा बनता है, फिर डोपामिन, डोपामिन आगे होमोवेनेलिक एसिड बन जाता है, नोर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, मेटानेफ्रीन, फिर आगे विनाइल मेंडेलिक एसिड, ठीक है। पेज नंबर 82 पे फिनाइल कीटोन यूरिया, इसमें आपको पता होना चाहिए कि मस्टी ऑर्डर, जले हुए यूरिन की स्मेल आती है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। मेपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें आता है। और अल्कैप्टन यूरिया 82 सारा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी भी आपको बेसिक पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना। 83 में हीमोसिस्टिन यूरिया भी हमने कर लिया कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में ही होता है, ठीक है। और सिस्टीन यूरिया का आपको ये कोला एंजाइम्स का पता होने चाहिए, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम का डिफेक्ट आता है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये आपने टेबल पूरे ही करने हैं। अगर आप 84 को छोड़ भी देना तो ये वाला 85, 86 तो सबसे पूरे इंपॉर्टेंट है, आपने सारे करने हैं। 87 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 88 पे कीटोन बॉडीज, ये आपको पता ही है। कार्निटिन वाला, हाँ कार्निटिन ये आया हुआ है, ठीक है। ये मैंने इसे एक दफ़ा स्किप किया हुआ है, इसलिए मुझे इतना नहीं आइडिया इसका। कार्निटिन फैटी एसिड्स के अंदर सारा बन रहा है ना 87 पे, हाँ जी मैंने देख लिया है। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। हाँ तो अब आपने फर्स्ट एड देख के आपको आइडिया क्या हो गया कि जो मुश्किल MCQs हैं वो कहाँ से बनते हैं, फर्स्ट एड से ही उठाता है वो, ठीक है। तो फर्स्ट एड तो हर एग्जाम्स के लिए आपके फिंगर टिप्स के ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। मैंने बायोकेम बहुत अच्छे से नहीं की हुई यहाँ से,
लेकिन जो मुश्किल एमसीक्यूज बायोकेम के अभी रिसेंटली सारे स्टूडेंट्स पेपर के बाद कहते हैं कि आते हैं मुश्किल एमसीक्यूज बायोकेम के आ रहे हैं, तो जो मुश्किल वाला पोर्शन है वो कहाँ से उठाएगा, फर्स्ट एड से ही उठाएगा, ठीक है। और 89 के ऊपर ही आपको फास्टिंग और स्टारवेशन स्टेट्स का भी पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट पेज पे 92 के जो आपने टेबल्स है ना, ये आपने अच्छे से कर लेने के टाइप 1 के अंदर डिफेक्ट आता है लिपोप्रोटीन लाइपेज का और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, और टाइप 2 के अंदर एलडीएल रिसेप्टर्स डिफेक्टिव होते हैं या एब्सेंट होते हैं। यहाँ टाइप 2 के अंदर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है, ठीक है। बस इसको आप एक दिन लगा लें, एक दिन आप फर्स्ट एड लगा के इसकी कर लें, और AA से भी एमसीक्यूज कर लें। रफ़ी के ऊपर बायोकेम बहुत अच्छी नहीं दी हुई, एनफ नहीं है वो, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स अब प्रीवियसली है ना, तो वो भी सब यही कहते हैं कि मैंने वैसे बायोकेम को 1-2 रीड्स दी हुई हैं जो मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन एफसीपीएस के लिए मैंने बहुत सुपरफिशियली जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज वाला है, ग्लाइकोजन वाला, ये चीज़ें की हैं, ठीक है। तो लेकिन अब जो सारे स्टूडेंट्स का जैसे आप रिव्यूज़ लेते हैं ना एग्ज़ाम के बाद, तो वो कहते हैं कि मुश्किल बायोकेम के एमसीक्यूज़ आते हैं तो वो सारे फर्स्ट एड से ही हैं, ठीक है। टाइम लगा के आप इसे 1 या 2 दिन लगा के, अभी आपके पास टाइम है, 1.5 मंथ आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप कर लें। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं। फार्मा मैंने फर्स्ट एड से वैसे नहीं की हुई। फार्मा जो है ना वो अपने सिस्टम्स की करनी है। फार्मा ऐसा जनरल फार्मा नहीं मैंने की हुई, यहाँ से फर्स्ट एड से सिस्टम्स के एंड वाली फार्मा करनी है आपने। सिस्टम के एंड पे जो टेबल्स दिए हुए हैं ना वो आपने करने हैं, और 60 डेली 200 एमसीक्यूज आप AA से करते जाएं। हाँ जी, जनरल फार्मा के लिए रफ़ी काफ़ी है, मैंने फार्मा इसको टच भी नहीं किया हुआ फर्स्ट एड से, लेकिन आपने फर्स्ट एड से बहुत अच्छे से क्या करनी है, सिस्टम्स वाली फार्मा जो सिस्टम्स के एंड पे दी हुई ना वहाँ से आ जाती है, हो जाती है वहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर सर ने आपको यहाँ से करवाई है तो आप कर लें, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने पर्सनली नहीं की हुई पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी भी नहीं की हुई, और वो भी। अच्छा, वो डेली 200 आपने करने, और जो नेक्स्ट आपकी क्लास है ना सेल वाला लेक्चर, सर का प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, 100 एमसीक्यूज हैं सेल के। तो जो नेक्स्ट AA की भी जो क्लास है उसमें भी हम जो फार्मा के रिमेनिंग एमसीक्यूज रह गए थे ना 200-300 में आपको वो करवा दूंगी, ठीक है। फार्मा तो रट्टा ही है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। फार्मा वोलेटाइल चीज़ है, फार्मा होगी, एनाटमी होगी, सारी चीज़ें रट्टे वाली हैं, ठीक है। चलें ठीक है, यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। अच्छा, वो दोनों चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ों पे आपकी ग्रिप अच्छी होती है, जिन पे आपकी ग्रिप नहीं अच्छी होती, तो आपने उन्हें बार बार टाइम लगा के रिटेन करना होता है, रिवाइज करना होता है। वीक वाले टॉपिक्स आपने अपने आइडेंटिफाई करने हैं कि मेरे कौन सा वीक पोर्शन है, उसी के ऊपर आपने दोबारा ज़्यादा टाइम देना है। जिस टॉपिक पे आपकी ग्रिप अच्छी है उसे तो आपको बार बार रिवाइज करने का सबको होते हैं डॉक्टर वजीहा, सबको होते हैं, ठीक है। आपको अकेले को नहीं होते, मुझे खुद को भी एंजाइटी बहुत होती है, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम की एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें ये होता है कि अगर आपने रिविजन्स अच्छे से की हो, जो चीज़ आपके माइंड में बैठी होगी तो उस टाइम आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो सबके साथ यही इसी स्टेट में होता है हर बंदा, ठीक है। तो बस आप चीज़ें टाइम लगा के करते जाएंगे तो होते जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह के स्पुर्द भी आपने करनी है, लेकिन अपनी मेहनत पूरी करने के बाद अपनी तरफ से फुल एफर्ट दो, जब आप अपना 100% दे दो उसके बाद साथ दुआ करनी चाहिए, ठीक है। दुआ के साथ आपको दवा भी करनी चाहिए ना, कि अपनी तरफ से पहले आप एक चीज़ पूरी करो, फिर वो मामला अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ो, ठीक है। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मैं मेहनत करने वालों के साथ हूँ ना। मेहनत जो इंसान करेगा उसे उसका मतलब फ्रूट मिल जाएगा, कि जिसने जितनी मेहनत की होगी उसे उसका सिला मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपने एग्ज़ाम के लिए अपना 100% दिया है ना, तो आपका एग्ज़ाम 1-2 अटैम्प्ट के अंदर निकल जाएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं वो आप कितनी करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत को ज़ाया तो नहीं करते।
तो वो हम ही कभी-कभी अपनी मेहनत थोड़ी कम कर रहे होते हैं या कहीं न कहीं डेफिशिएंसीज़ हमारी भी आ रही होती हैं, ठीक है? तो वो हमने अपनी डेफिशिएंसीज़ को पूरा करना है। चलें ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।